हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ इमाम और मैं आइकॉन न्यूज़ की तरफ से इस शो का एंकर हूं। ये शो खास करके उन बच्चों के लिए रखा गया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में इंगेज्ड। आज हम अपने इस पॉडकास्ट के जरिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बारीकियों को, एस्पिरेंट के स्ट्रगल और एक्सपीरियंसेस को जानेंगे। तो आज हमारे साथ इस टॉपिक को एलिब्रेट करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद खयाम खान, बीपीएससी एस्पिरेंट। वेलकम मोहम्मद खयाम खान। थैंक्स फॉर वेलकमिंग मी मिस्टर तौसीफ। अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद खयाम खान है और मेरे रेस्पेक्टेड फादर का नाम मोहम्मद वकार अहमद खान है, जो कि पुलिस सेवा में थे। और मैं जहां से बिलोंग करता हूं उस गांव का नाम पीरू है और मेरी शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई है। और मैंने 10th कासमी हाई स्कूल से दिया और 12th गया के ही मिर्ज़ा गालिब कॉलेज से दिया और 2015 में मैंने ग्रेजुएशन दिया गया कॉलेज से। करेंटली मैं तैयारी कर रहा हूँ बीपीएससी के एग्ज़ाम की। 3 अटेम्प्ट मैं दे चुका हूँ और इस बार 71 में मेरा चौथा अटेम्प्ट होगा ये एग्ज़ाम का। मैं प्राइवेट स्कूल टीचर भी हूँ। तो खयाम भाई, आपने जैसा बताया कि आप बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने में इंगेज्ड हैं, तो आप कब से ये तैयारी कर रहे हैं और इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? जी, मैं ये तैयारी पिछले 4-5 सालों से कर रहा हूँ और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, तो मैं मानता हूँ कि किसी भी सिविल सेवा का मकसद या मोटिव जन कल्याण होता है। और मैं बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं जनहित के कामों में हिस्सा लूँ और लोगों की मदद कर सकूँ। बहुत सारे ऐसे मतलब कह सकते हैं कि हमारे समाज में सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनको मैं दूर कर सकूं। और ये एक ऐसा या बीपीएससी के एग्ज़ाम में या यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप जब एग्ज़ाम देते हैं और एक अधिकारी बनते हैं तो इनके पद काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। और जब आप एक अधिकारी बन करके आते हैं तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से इस फील्ड में जा कर के काम कर सकते हैं। जनता से ज़्यादा आप कनेक्टेड हो सकते हैं, नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। सामाजिक कुरीतियाँ जैसे कि बाल विवाह है, महिला उत्पीड़न है, जातिवाद है, बाल मजदूरी है, इन सब चीज़ों से आप लड़ सकते हैं और हमारे देश को आप काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, हमारे देश को गौरवशाली बना सकते हैं। इन कुरीतियों से लड़ना बहुत ज़रूरी है और मैं मानता हूं कि आप अगर एक सिविल सेवा में जाते हैं तो आप इन कामों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपने अपने आप को मोटिवेट कैसा किया? कि किसी ना किसी पॉइंट पे, जैसा कि आपने अभी बताया कि 3 अटेम्प्ट आप कर चुके हैं, तो उस टाइम पे डीमोटिवेट तो हुए ही होंगे आप भी। देखिए, डीमोटिवेशन तो होता है जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आपका रिज़ल्ट नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार भी नहीं हुआ, तो आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि मोटिवेशन जो है वो अंदर से आती है। आप कितनी भी वीडियोस देख लें, कहीं भी यूट्यूब पर देख लें, जब तक आप खुद के अंदर से आपने सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए लड़ाई, क्योंकि आपकी आपसे ही है। इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। हमेशा आपका जो लड़ाई है आपसे ही है। तो डीमोटिवेट होता हूँ लेकिन मैं उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। और ये मैंने अपने वालिद साहब से सीखा है, क्योंकि हर सिचुएशन में कैसे कूल रहना है और कैसे मोटिवेशन लाना है अपने अंदर और उस एनर्जी को वापस से कैसे गेन करना है जिससे आपकी तैयारी पर कोई असर ना पड़े। क्योंकि आप अगर जनता के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता की पंक्ति हमेशा मैं मन में गुनगुनाता हूँ जब भी मैं डीमोटिवेटेड फील करता हूँ कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। तो खयाम भाई, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आप अधिकारी बनने के बाद आपका पहला काम क्या होगा? जी, अगर मैं अधिकारी बन जाऊंगा तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं करना चाहता हूं जनता के हित में, देश सेवा में, राज्य सेवा में। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको
कि हमारे देश में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां हैं। तो सबसे पहला काम तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में करूंगा, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करूंगा। जातिवाद और दहेज प्रथा एक अभिशाप है हमारे देश में। दहेज प्रथा के लिए तो बहुत सालों से कुछ ना कुछ हुआ रहा है, तो आप क्या ऐसा करेंगे जिससे दहेज प्रथा एकदम खत्म जी, हो मैं जाए? जो काम सरकार ने किया है उनकी नीतियों पर ही चलूंगा और उनको और बेहतर तरीके से अप्लाई करूंगा, कुछ अपना उसमें इम्प्लीमेंट करूंगा, उनके साथ मिल करके काम करूंगा। ठीक है, महिला को जागरूक करूंगा इस चीज़ को लेकर के। आज हमारी महिलाएं काफ़ी आगे निकल चुकी हैं इन मामलों में, और महिला से ज़्यादा मैं अपने पुरुष साथी हों मेरे, चाहे मेरे पुरुष समाज के लोग हों, मैं उनको समझाऊंगा। क्योंकि क्या है कि लोग बेटियों को पहले बताते हैं कि ये मत करो वो मत करो, और बेटों को कम बताते हैं। तो मैं बेटों को पहले बताऊंगा कि ये नहीं करना चाहिए, वो जो गलत चीज़ें हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं जो, और बाल विवाह है, उनको लड़कियों को पढ़ने का मौका दिया जाए। क्योंकि काफ़ी ज़हीन हैं हमारी बच्चियां, या जो भी हमारी बहनें हैं और हमारे देश की बेटियां हैं, और हमारे ये बाल मजदूरी को लेकर के और भी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां हैं। लेकिन सबसे मैं मानता हूं कि अगर आप शिक्षा अपने राज्य अपने देश का सही कर देते हैं और हर कोई शिक्षित हो जाए, तो वो बहुत बड़ा बदलाव है। अपना हक मांग सकते हैं, छीन सकते हैं। तो शिक्षित इंसान एक बेहतर इंसान होता है, एक सिविलाइज पर्सन होता है, उसे मालूम होता है सही गलत का फर्क। तो खयाम भाई, जैसा कि आपने बताया कि आप बीपीएससी एग्जाम में 3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो आपको इस प्रिपरेशन में सबसे टफेस्ट पार्ट क्या लगा? जी, टफेस्ट पार्ट की अगर बात की जाए तो मैं खुश तो नहीं हूँ 3 अटेम्प्ट दे करके, कोई भी नहीं होगा। हर कोई चाहता है कि एक अटेम्प्ट में ही उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मैंने मेहनत भी की, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं मैं फेल हुआ, उतनी मेहनत कर नहीं पाया। तो कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। टफेस्ट पार्ट यही है कि जब आप फेल होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप जब एग्ज़ाम दे करके आते हैं और आपका रिजल्ट नहीं होता है, तो वो जो फेलियर से लड़ाई है और उस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना, आप फिर भी लगे हुए हैं, आप फेल होकर के आ रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं हुआ, रिजल्ट में कहीं पर भी आपका नाम नहीं है, आपने देखा कि आपका नाम नहीं है, आपने इतनी मेहनत की थी, इतनी ऊर्जा लगाई थी, इतनी एनर्जी डाली थी अपने प्रिपरेशन में, एंड देन फिर से आप रीस्टार्ट करते हैं। तो ये जो रीस्टार्ट वाला पॉइंट मुझे लगता है ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है किसी भी एस्पिरेंट के लाइफ में। रीस्टार्ट करना, वापस से किसी भी चीज़ को शुरू करना ज़ीरो से। लेकिन एक चीज़ होता है कि आपको एक्सपीरियंस होता है, आप सीखते हैं कि जैसा कि एक मैंने कहीं पर पढ़ा था कि मिस्टेक ऑलवेज मेक अ न्यू लेसन। तो टफेस्ट पार्ट यही होता है, रीस्टार्ट करना मेरे लिए तो है, और कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना। क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद बहुत लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, या फिर उनका दिल मर जाता है, या फिर उनको लगता है कि चलो अब कहीं और किसी चीज़ की तैयारी में चले जाते हैं, यहाँ पर तो मेरी बात नहीं बन रही है, तो कुछ और दे देते हैं। जो सपना देखा था फिर कुछ किसी उनको उनके घर का स्थिति अच्छा नहीं है, तो फिर वो कुछ और करने लग जाते हैं। तो ये एक टफेस्ट पार्ट है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, वापस से बैठना सीट पे और पढ़ाई करना लाइब्रेरी में या कहीं भी घर पे। तो ये एक टफेस्ट पार्ट लगता है, फिर से शुरू करना। लेकिन ये टफेस्ट पार्ट भी है और टफेस्ट पार्ट नहीं भी है, क्योंकि आप अगर मेहनत करते हैं तो फिर रिजल्ट ऐसे ही मिलता है। भी जैसे आपने अपने जवाब में एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, डिस्ट्रैक्शन। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आप डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुए? इस ज़माने में आपके पास इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो आप डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं? ऐसा है तौसीफ भाई, जैसा आपने पूछा कि आप डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुए, तो देखिए मैं डिस्ट्रैक्ट तो होता हूँ, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। अगर मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर कर लेता। तो डिस्ट्रैक्शन तो हुआ है मुझे भी, और ये डिस्ट्रैक्शन जैसा कि आपने बोला कि मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है। जैसे मेरा एक आदत है कि मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ, तो अब मैंने बहुत कम कर दिया। तो जब मैंने इस तैयारी की शुरुआत की थी तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था और डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा होता था। लेकिन मैं ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया, मैंने सीखा कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करना है
और अब जब मैं तैयारी करता हूँ या कर रहा हूँ तो अब मैं कम डिस्ट्रैक्टेड होता हूँ। डिस्ट्रैक्शन अभी भी है, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जितने भी एस्पिरेंट हैं सबके हाथ में मोबाइल है, सब डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो लड़ाई कुछ ही लोगों के बीच में है, ये कंपटीशन जो है कुछ ही लोगों के बीच में है, और जीतेगा वही जो लेस डिस्ट्रैक्टेड होगा, बहुत कम डिस्ट्रैक्टेड होगा। तो यही है। तो जैसा कि आपने अभी बोला कि आपको मूवीज का बहुत शौक है, तो मूवीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं देखनी चाहिए या थोड़ी सी देखनी चाहिए? नहीं, लाइक आप मूवीज जैसे देखते हैं, आप मूवीज देख रहे हैं, आप टाइम अपना कहाँ दे रहे हैं ये डिपेंड। मूवीज देखना आप कभी कभी देख सकते हैं, जैसे आपका कभी मन नहीं लग रहा है, आप तैयारी करते करते बहुत ज्यादा अपने अंदर का जो फन है उसको भी खत्म नहीं करना है, लेकिन ये नहीं कि आप ज्यादा टाइम मूवीज में ही दे रहे हैं। अच्छी फिल्में देखें जिससे आप इंस्पायर्ड हो, जैसे कि 12th फेल मूवी आई थी अभी, आप उसको देख के इंस्पायर्ड हो सकते हैं। कभी आप देख सकते हैं, लेकिन रोज रोज ज्यादा देखना ये एक एस्पिरेंट की पहचान नहीं हो सकती है, और एस्पिरेंट थोड़ा सीरियस होना चाहिए। अगला सवाल यही है कि आप 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं बीपीएससी का, तो सोसाइटी का नजरिया कैसा रहा है आपके साथ? जैसे कि डीमोटिवेट बातें या मोटिवेशन? मैं उन बातों को अपना मोटिवेशन मानता हूँ, जो टॉन्ट होता है या जो भी होता है। लेकिन मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ या जिस गांव से, मेरे गांव का नाम पीरू है, जो कि औरंगाबाद में है, बहुत शिक्षित गांव है, वहाँ के लोगों की सोच काफ़ी अच्छी है। तो मेरे समाज में बढ़ावा देने वाले लोग काफ़ी हैं, बजाय इनके जो कि डीमोटिवेट करते हैं। मेरा फ्रेंड सर्किल हमेशा से अच्छा रहा है, जो कि बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। तो पिछली बार भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, मेरे दोस्तों ने कॉल किया, कहा और मेहनत करो, खूब मेहनत करो। और जो लोग पीठ पीछे बोलते हैं तो उन तक तो मेरी बात पहुंच भी नहीं रही है। और जब आप किसी ऐसे चीज़ की तैयारी में है, सिविल सेवा की तैयारी में है, तो आपको इन बातों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इन बातों से आपको फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। और क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर नहीं ला सकते हैं इस चीज़ की तैयारी में। तो मैं मानता हूँ कि थिंक पॉजिटिव टू मेक थिंग्स पॉजिटिव। तो खयाम भाई, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपने यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, और मैं दिल से चाहता हूँ कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है या रिक्वेस्ट जी, कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक मैसेज दे दीजिए। देखिए, व्यूअर्स के लिए तो मैं मैसेज दूंगा, मैं थैंक यू कहूँगा आइकॉन न्यूज़ को मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, क्योंकि कामयाब लोगों की कहानियाँ सब सुनते हैं, लेकिन जो स्ट्रगल पीरियड होता है कि एस्पिरेंट के लाइफ में, जो तैयारियाँ कर रहे होते हैं और जिनका क्लियर नहीं हो पाता है, उनको ऐसे कम ही बुलाया जाता है पॉडकास्ट में। लेकिन जब मुझे ऐसा मौका मिला है तो मैं अपने व्यूवर्स को यही बोलूँगा कि लगे रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए, मेहनत करते रहिए और टारगेट को हमेशा हाई रखिए। अगर 100 तक पहुंचना है तो आप टारगेट को 90 या 95 बना करके 90-95 बना के रखिए, और कभी भी डीमोटिवेट मत होइए। आपके ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, बहुत बार आएंगे, बहुत बार आपके आसपास के लोग आपके अगेंस्ट होंगे, बहुत बार आप जिस तैयारी में हैं वहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। कभी एग्ज़ाम में दिक्कतें आएंगी, कभी किसी चीज़ में, कभी पेपर लीक हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, बहुत सारी मुश्किलें हैं। लेकिन मुश्किलों से जो लड़ता है वही आगे बढ़ता है। तो मेहनत करते रहिए, और मैं मानता हूँ कि हर चीज़ का एक ही जवाब है, वो है मेहनत, लगन और लक्ष्य की प्राप्ति। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आप एक अलग महसूस कीजिएगा वहाँ पर पहुँच करके। तो बस मेरे अंदर यही बार बार एनर्जी, और अंदर से मैं यही महसूस करता हूँ कि जब मैं खुद को वहीं सोचता हूँ कि जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, जब मैं बीपीएससी क्रैक कर लूँगा एग्ज़ाम को, और मैं जब अधिकारी बन जाऊँगा और जनता के बीच में जाऊँगा काम करने के लिए, तो वो क्या ही दिन होगा। तो मैं उस बारे में सोचता हूँ। तो मैं व्यूवर्स को यही बोलना चाहूँगा कि चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, नीट हो, हार मत मानिएगा और खूब सारा मेहनत कीजिए और वक्त को अच्छे जगह पे लगाइए। वक्त को अच्छे जगह पे लगाइए, और मेन चीज़ टाइम मैनेजमेंट ही है। हमारे
लाइफ में और हमारे दिन हमेशा और हर दिन 24 घंटा हमारे अकाउंट में आता है, और अगला फिर दिन 24 घंटा आता है। फिर अब उसमें आप कितना प्रोडक्टिव कर रहे हैं और कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि उस 24 आवर्स को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना आवर्स आप स्टडी में दे रहे हैं, कितना आवर्स आप इधर उधर घूमने में दे रहे हैं, फालतू के कामों में दे रहे हैं। तो बस डिस्ट्रैक्शन से बचना है और मेहनत करते जाना है, हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, दोनों तरीके से पढ़ाई करनी है और देश को आगे लेकर के जाना है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हमेशा, क्योंकि अप्स एंड डाउन तो लगे रहेंगे। थैंक यू। तो खयाम भाई, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं आज, और मैं आइकॉन न्यूज़ को थैंक यू बोलता हूँ फॉर ऑल ऑफ दिस, और इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू तौसीफ।